हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में 5 मई का जो एडिटोरियल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज मुख्यतः हम लोग 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप ध्यान से और धैर्य से सुनिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। जिसमें आपका पहला कौन सा आर्टिकल है, ये आपका आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड है, ऐप फॉर वन सीजन। तो ये क्या है, पहले हम जान लेते हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या है। तो ये दोस्तों, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। और ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स, इसमें जो है बहुत सारे कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। जिसमें पहला आपका प्रोविज़न है कि इसमें आपका सेल्फ असेसमेंट का एक ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आपकी क्या कंडीशन, हेल्थ कंडीशन क्या है उसको एंटर करिए, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उसको एंटर करिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका बताएगा कि आपके एरिया में कितने लोग जो है कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, या क्या बोलते हैं अस्वस्थ हैं, या कोई भी सिम्टम शो करते हैं आपके एरिया में कुछ पार्टिकुलर लोकेशन पे। तो ये बताता है हमारा आरोग्य सेतु। और ये काम कैसे करता है, ये आपका ब्लूटूथ और जो आपका जीपीएस लोकेशन होता है आपके फ़ोन में, उसी के माध्यम से ये काम करता है। तो और इसको अभी क्या हुआ, अभी अभी सरकार ने इसको जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में आया था, जो सेंटर को एम्पावर करता है कोई भी क्या बोलते हैं डिसीज़न लेने के लिए। कोई भी ऐसा डिज़ास्टर, कोई ऐसी एपिडेमिक आती है तो उसमें गवर्नमेंट ने जो है इसको मैंडेटरी कर दिया है इंस्टॉल करने के लिए। किन के लिए, जो भी आपके गवर्नमेंट वर्कर्स या पब्लिक, जो भी कोई भी प्राइवेट वर्कर्स हैं, कंटेनमेंट एरियाज़ में अगर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है। कंटेनमेंट एरिया क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो डबल रेट पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं केसेस, तो उनको कहते हैं कंटेनमेंट एरिया। मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ़ केस बहुत है, गवर्नमेंट का जो है एक्सटेंसिव क्या बोलते हैं जो एक्टिविटी है, रोल है, वो ज़्यादा उस एरिया में है, तो वो वहाँ पे इसको मैंडेटरी कर दिया। तो उसमें कुछ इश्यूज़ जो है राइज़ कर रहे हैं हमारे अपोजिशन और जो भी मीन्स मीडिया पर्सनस हैं। कौन कौन से इश्यूज़ हैं उसमें हम बात करते हैं, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। तो पहले जान लेते हैं एक केस 2017 में पुट्टा स्वामी केस था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन लाने से पहले एक लॉ लाना आवश्यक है। तो ये एक गाइडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो इस पर खरा नहीं उतरता है। तो इसमें कौन कौन से इश्यूज़ हैं पहले उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला इशू क्या है आपका प्रिवेसी का है, यही कि भाई आपके जो पर्सनल डेटा हैं वो इसमें स्टोर हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही वो है, अगर आपका पर्सनल डेटा को मान लीजिए सरकार कभी भविष्य में यूज़ कर सकती है, कभी भी किसी भी क्या बोलते हैं पर्पज़ के लिए। मान लीजिए जो पार्टी है वो चुनाव में ही इस्तेमाल कर ले इसका, तो ये भी एक कंसर्न बना हुआ है, प्रिवेसी का कंसर्न। और दूसरा कंसर्न क्या है, दूसरा कंसर्न आपका ये कि सरकार इसका भविष्य में लोगों के मूवमेंट का मतलब कि रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि हमने पहले बात किया कि जीपीएस बेस पे काम करता है। और तीसरा क्या है इसमें, तीसरा आपका इसमें कोई भी सनसेट क्लॉज नहीं। सनसेट क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद कोई भी लॉ जो है, कोई भी ऑर्डर जो सरकार देती है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई इसमें जो है सनसेट क्लॉज नहीं दिया गया है। मतलब ऐसा मतलब ख़त्म हो जाए, और अगर वो जारी तभी रख सकते हैं जब उस पर कोई नियम या कानून जो है फिर से लागू हो। तो ऐसा कोई सनसेट क्लॉज जो है नहीं दिया गया है इसमें। तो ये तीसरा कंसर्न बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, हाँ, तो इतने जो है इसमें कंसर्न बता रहे हैं। और हम जानते हैं कि अपने इंडिया में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी लॉ अभी नहीं है। अभी एक लॉ है वो ड्राफ्टिंग स्टेज पे है, वो अभी जो है उसको इनैक्ट नहीं किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसीलिए ये है। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जो और भी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन जो है बनाए हैं। अगर जो फिर उनसे कुछ जो उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, उसको हमारे इंडिया में इस एप्लीकेशन के जो है उसमें अप्लाई करना चाहिए था। जैसे यूरोपियन यूनियन ने जो है गाइडलाइंस जारी किया हुआ है कि इस एप्लीकेशन को सिर्फ वॉलंटरीली लोग क्या बोलते हैं इंस्टॉल करें, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये हमारे क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन ने जो है कहा है। और क्या कहा है, और कहा है कि इज़राइल जो हमारी कंट्री है, हमारा वेस्ट एशिया में, उन्होंने वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो है उन्होंने कहा है कि इस जो भी एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल जो है फ़ोन लोकेशन जो भी इसमें ऑन करने वाला है, इसका इस्तेमाल बिना कोई जो मीन्स लेजिस्लेशन है उसको बिना पारित किए जो है नहीं
सरकार ला सकती है। ये इजराइल सुप्रीम कोर्ट में जो है कहा था। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो है ये भी वहाँ पे भी क्या बोलते हैं प्रीवियसली कंसर्न था, तो गवर्नमेंट ने पूरा गाइडलाइन एक क्या बोलते हैं जारी किया हुआ है इस पर कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया में ऐसा इसमें पूरी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, तो इसीलिए इसमें कुछ जो अपोजिशंस हैं और जो भी लोग हैं इसमें क्या बोलते हैं, अगर इसको सरकार भविष्य में परमानेंटली इसको सर्विलांस के लिए यूज़ कर सकती है, तो ये सब बातें इसमें जो है बताते हैं। आगे क्या, आगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, ऑफ कोर्स। ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये आपका कावेरी जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है उसी से रिलेटेड है। तो इसको हम पूरा बैकग्राउंड में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है बात करेंगे कि पहले तो हम जानते हैं कि वाटर डिस्प्यूट क्या होता है। तो वाटर डिस्प्यूट मतलब जो रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं मेनली आपके हम बात कर रहे हैं। तो रिवर डिस्प्यूट मतलब क्या है आपका, जब कोई भी रिवर मान लीजिए कि कई रिवर ऐसी होती हैं जो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है क्या बोलते हैं उनका मूवमेंट होता है। तो और रिवर्स और उनके पानी का इस्तेमाल हर स्टेट अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इरिगेशन के लिए हो गया, पावर सप्लाई के लिए जो आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्टेट्स वगैरह। तो ये इसका यूज़ होता है। तो अगर किसी भी स्टेट में पानी कम आता है, या मान लीजिए जहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट कर रही है अगर वही पानी कम छोड़ें बांध वगैरह बना के, तो जो नीचे वाले जो हमारे रिपेरियन स्टेट्स होते हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे उनके यहाँ मतलब पानी कम मिलेगा, तो वो जो उनकी जो बेसिक नीड है इरिगेशन वगैरह और पावर सप्लाई वो फुलफिल नहीं होगी। तो इसीलिए डिस्प्यूट जो रिवर डिस्प्यूट होते हैं वो अराइज होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं ऐसे जो हमारे रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट होते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न है। तो जी हाँ, आर्टिकल 262 में ये पूरा एक्सप्लिसिटली या उसमें इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट जो होती है वो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है अगर इंटर स्टेट रिवर पे, तो उस पर लॉ बना सकती है। और इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का ही होता है। ये हमारे आर्टिकल 262 में जो है बताया गया है। लेकिन उसके बाद आगे क्या कहा गया है, फिर इसी के चलते जो है पार्लियामेंट ने जो है 1956 में रिवर बोर्ड एक्ट बनाया था। और क्या बनाया था, इंटर स्टेट डिस्प्यूट तो इसी चलते सरकार ने जो है 1956 में जो है एक एक्ट बनाया था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो उसी के अंतर्गत जो है जो सेंटर है उसको अधिकार दिया गया कि कोई भी अगर मान लीजिए वाटर डिस्प्यूट होता है स्टेट के मध्य, तो एक एडहॉक मतलब एक टेम्पररी ट्राइब्यूनल जो है बना सकती है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और उसमें किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मतलब उनका अधिकार नहीं होगा उस पर वर्क करने का। बल्कि हम जानते हैं कि जो स्टेट और सेंटर का रिलेशन होता है या स्टेट टू स्टेट एवं जो होते हैं रिलेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट का उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन इस एक्ट के पारित करने के बाद उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आगे जब बहुत सारे इश्यूज रेज हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर कोई भी केस ऐसा होता है, अगर उसमें लीगल इश्यूज या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज संविधान से जुड़ा हुआ कोई भी इशू होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐड कर सकती है। तो ये पूरा क्या बोलते हैं उसमें बताया गया। तो ये पूरी बात इसमें करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कावेरी, जो इसकी बात कर रहे हैं, कावेरी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुराना एक विवाद है। ये हमारा 1892 में जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, जो मैसूर और ये क्या बोलते हैं मद्रास, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो दोनों थी, इसी के मध्य जो है एग्रीमेंट हुआ था कि वाटर को इस तरह डिवाइड किया जाएगा इन दोनों के मध्य। तब से ये डिस्प्यूट चला आ रहा है। तो लेकिन उसके बाद अब हम पहले तो जान लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं हमारे कावेरी इंटर स्टेट डिस्प्यूट में। तो कौन कौन से हैं, तो जहाँ से रिवर ये ओरिजिनेट हो रही है पहले उसको देख लेते हैं। और इसमें कौन कौन से ट्राइब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ हैं वो जुड़ती हैं, तो वही स्टेट्स में इन्वॉल्व हैं। पहले कौन से हैं, कर्नाटक, जानते हैं वहाँ से निकलते कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तो ये सब क्या बोलते हैं आपके 4 स्टेट मुख्यतः जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब ये हुआ था एग्रीमेंट आपका 1892 में, फिर 1923 में, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज जो है रेज किए गए।
और उसके बाद 1990 में 1990 में क्या बोलते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया गया, जिसमें फिर जितने भी चारों स्टेट हैं सबको जो रिवर का पानी था उसको डिवाइड किया गया। लेकिन कुछ स्टेट इससे जो है सहमत नहीं हुए थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उसमें बहुत पहले भी ऑर्डर आया था। फिर 2008 में उन्होंने सेंटर को एक एडवाइजरी जारी किया और कहा कि आप एक इस पे जो है अथॉरिटी बनाइए पूरा, एक मतलब ये मीन्स टेम्प्रोरी नहीं, एक परमानेंट अथॉरिटी बनाई, जिससे जो भी इश्यूज़ हैं डिस्प्यूट जुड़े हुए हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। तो 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है स्थापना की थी, जिसमें आपके एक चेयरमैन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके सेंटर और स्टेट से दोनों होते हैं। तो अभी क्या है जो करंट कॉन्टेक्स्ट है फ्रेंड्स, करंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री आपका जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उन्होंने 24 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी किया था, जिसमें ये बताया था कि जितने भी आपके जो भी आपका ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी है, इसमें पूरा सेंटर का कंट्रोल होगा। तो फिर जो अपोजिशन मेंबर्स थे और जो फार्मर्स थे मेनली, उन्होंने ये इशू रेस किया कि जो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी है, ये एज अ पपेट, मतलब एज अ जो है उसको कह सकते हैं कठपुतली की तरह जो है इस्तेमाल करेगी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इस अथॉरिटी को, किसमें क्योंकि जो इसमें चेयरमैन होता है वो आपका आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं। तो अब फिर इसी आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि ये जो इशू रेस किए हैं ये बिल्कुल क्या बोलते हैं कमज़ोर इशू है, क्योंकि इससे भी क्या बोलते हैं काफ़ी ग्रेव इश्यूज हैं जो अभी हम आगे अंत में देखेंगे। तो ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, जो 1998 से जो 2013 तक जो आपका कावेरी रिवर अथॉरिटी था जो एक हुआ था एस्टेब्लिश, तो उसके अंतर्गत भी जो आपका ये है मिनिस्ट्री, तब भी जो है वो मिनिस्ट्री के ही कंट्रोल में था, मतलब जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था तब भी वो मिनिस्ट्री के ही अंडर था। वो नहीं ऐसा था कि जो है वो जो हमारे स्टेट हैं उनके कंट्रोल में था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि ये कोई नई बात नहीं है। तो ये इसकी बात करते हैं। और क्या हम पहले तो शॉर्ट में जान लेते हैं कि जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये किन 2 मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाया गया था। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा एजुनेशन, ये हमारी एक मिनिस्ट्री थी। और दूसरी कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन दोनों को मिनिस्ट्री को मर्ज करके आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है बनाया गया था। तो अंत में बात करते हैं, हमने बात की कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो इशू रेज किए हुए हैं अपोजिशन मेंबर और जो फार्मर्स, वो बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि जो इससे और भी जुड़े, मतलब कि जो आपके इसमें चेयरमैन होते हैं वो फुल फ्लेज नहीं होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो ज़रूरत ये है कि उनको परमानेंट बनाया जाए, तभी आगे जो है इस पर कुछ जो है काम हो सकता है, तभी जो भी इश्यूज़ हैं उसको स्टेट के माध्यम से उसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसको जो है सिर्फ और सिर्फ जो सरकार आती है, मतलब किसी भी पार्टिकुलर स्टेट में जीतने के लिए एज अ इलेक्शन, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी देखिए कोई भी आता है इलेक्शन, तभी ऐसी कवायद उठती है इन सब जो भी आपके ये ट्राइब्यूनल और जो आपकी अथॉरिटी बनी हुई है इससे रिलेटेड। तो ये पूरी बात करते हैं इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड है। एमपी लैड स्कीम मतलब क्या है? आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपका 1993 में जो है ये आया था, जब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, तब इसको लाया गया था। और ये क्या होता है फ्रेंड, पहले इसको हम जान लेते हैं। तो ये आपका जो है इसमें जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनको हर साल जो है 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और वो रिकमेंड करते हैं जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी उसमें जो होते हैं, उस किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, डीसीज होते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ को जो है कैरी आउट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो हमारे एमपी होते हैं। तो ये आपका एमपी लैड स्कीम हो गया। और अभी क्या हुआ है, अभी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा जो जितने भी जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, तो जो सरकार के पास पैसे हैं उसकी कमी आगे भविष्य में ना हो, तो सरकार ने इसीलिए एमपी लैड स्कीम को 2 साल तक जो है स्थगित कर दिया है। और क्या कहा है कि ताकि
ताकि जो कोविड-19 से लड़ने में इसकी जो भी इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, वो भी पैसे इसमें एलोकेट होते हैं हर साल, उसको इस्तेमाल किया जा सके कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये जो है सरकार ने अभी जो है एडवाइजरी जारी की थी। तो आगे ये कहते हैं इस आर्टिकल में, ये कहते हैं कि एमपीलैट को सिर्फ 2 साल के लिए ना किया जाए स्थगित, बल्कि इसको कम्प्लीटली जो है परमानेंटली जो है बंद कर दिया जाए। और उसको क्यों बंद किया जाए, उससे कुछ फॉलोइंग रीजंस बताते हैं। जिसमें पहला रीज़न क्या कहते हैं, पहला तो ये है कि जो ये एमपीलैट स्कीम है ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। ये कैसे है मतलब फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं। तो ये क्या है, मतलब जैसा हम पहले जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और तो आपका जुडिशरी है, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो आपका लेजिस्लेचर्स हैं, ये इन तीनों का जो काम है वो डिवाइड किया गया है। और ये तीनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं एरियाज़ में दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। मतलब कोई एक दूसरे को जो है क्या बोलते हैं अपनी पावर्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। तो ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। तो ये है। तो अभी जो एमपीलैड स्कीम है ये उसके अगेंस्ट है। बल्कि हम जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो आप कलेक्टर होते हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, वही इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम्स को। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो हमारे मीन्स एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके द्वारा ही जो है इसको किया जाता है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनके ऑर्डर को रिफ्यूट नहीं कर सकता है। तो ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे इनडायरेक्टली तो ये लेजिस्लेचर्स के ही द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन करना, ना कि लेजिस्लेचर्स का काम होता है। तो ये हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी अगेंस्ट है। दूसरा क्या बताते हैं रीज़न क्यों उसको बंद करना चाहिए, दूसरा जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम बताते हैं कि जो ये इम्प्लीमेंट जो है अच्छे से नहीं होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसको ये शो करते हैं। जिसमें पहला क्या बात करते हैं, पहला तो ये बात करते हैं कि जो इसमें एक्सपेंडिचर होता है वही जो है बहुत कम होता है। और क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि जो भी मीन्स वर्क होता है इसमें इशू करते हैं वो भी टाइमली जो है नहीं होता है। मतलब कि जैसे जो रिकमेंड करते हैं मीन्स एमपी जो आपके कहते हैं मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो है प्रॉपरली नहीं होता है इसमें। और बहुत सारी इसमें डेटा देते हैं। और क्या बात करते हैं कि जैसे आपका बात करते हैं कि जो भी एसेट होते हैं, जो भी मतलब जैसे स्कूल्स बनाना हो गया या रोड बनवाना हो गया, फिर जो है बीच में डिवाइडर बनवाना हो गया, तो इन सब कामों के लिए इस्तेमाल होता है एमपीलैड, जो आपका जो मीन्स उसमें पैसे होते हैं। लेकिन हमने देखा है कई केसेस में, इसमें बता रहे हैं कैग की रिपोर्ट बता रहे हैं, जिसमें सिर्फ उसको इम्प्रूव करने, सिर्फ उसको जो है उसकी देखभाल और उसको फिर से रिव्यू उसको कहते इम्प्रूव करने, रोड को ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, मतलब कुछ नया काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको इम्प्रूवमेंट का ही जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ये बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं कि जो भी इसमें काम होते हैं एसेट्स वगैरह के, उसको जो है रजिस्टर में जो है मेंटेन नहीं किया जाता है। और तो ये सब बातें करते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं रीज़न, नेक्स्ट बता रहे हैं कि जो आपका एमपीलैड स्कीम है इसको क्यों बंद करना चाहिए। तीसरा बता रहे हैं कि जो भी इसमें अमाउंट जो है सैंक्शन किया जाता है वो या तो पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल नहीं होता है या तो उसका कम इस्तेमाल होता है। तो और उसी के चलते इन्होंने कुछ जो हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया स्पेंड, उन्होंने जो है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो आपका एमपीलैड स्कीम को जो है इसकी निगरानी करता है, पूरा वही देख रेख करता है, उन्हीं के डेटा के बेस पे उन्होंने कुछ रिपोर्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने क्या पाया, उसमें उन्होंने पाया है कि एक साल में आपके जो 542 जो आपके मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें सिर्फ 298 जो मेंबर्स थे उन्होंने जो है 5 करोड़ को जो असाइन किए गए हैं एमपीलैड स्कीम में उसको यूज़ नहीं किया हुआ है। ये पहला बता रहे हैं। दूसरा क्या बता रहे हैं कि जो आपके 508 एमपी हैं, मतलब 93.55% जो एमपी हैं हमारे, उन्होंने क्या बोलते हैं जो अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं या तो नहीं यूज़ किया है या तो पूरे तरीके से नहीं यूज़ किया है। कब से ले कब तक, 2014 से लेकर 2018 तक।
मतलब 4 साल 7 महीने में जो है इसको जो 93 एमपी हैं या तो यूज़ नहीं किए हैं प्रॉपरली पूरे अमाउंट को, और या तो जो है उसको पूरा नहीं यूज़ किए हुए हैं। और नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट बता रहे हैं कि जो आपके मतलब कि जो आपके 35 एमपी हैं, मतलब सिर्फ 35 एमपी ही ऐसे हैं जिन्होंने एंटायर मतलब 5 करोड़ जितना अमाउंट है उसका इस्तेमाल किए हैं। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि जो आपका एक मीन्स 2015 में जो है जो 1757 करोड़ को मीन्स सैंक्शन किया गया था एमपी लैड के द्वारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 281 करोड़ का ही यूटिलाइजेशन हुआ है। तो ये बता रहे हैं, मतलब क्या है इसका, इसका कह रहे हैं कि सिर्फ 16% ही पैसों का जो है इस्तेमाल किया गया है। फिर आगे बता रहे हैं कि 1993 से लेके अभी तक 2015 तक 5000 करोड़ रुपए एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत जो है वो मतलब नहीं यूटिलाइज़ किए गए हैं, पड़े हुए हैं। तो ये इसकी बात करते हैं। तीसरा चौथा रीज़न क्या देते हैं कि उसको बंद करना चाहिए परमानेंटली। इसमें बात करते हैं कि जो भी एमपी लैड अमाउंट होता है जो उसको मतलब क्या बोलते हैं एलोकेट किया जाता है, जिसमें हमने बात किया, तो वो आपके जो मेनली उनके फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हीं के मतलब जो उनके क्लोज फ्रेंड होते हैं एमपीज़ के, उन्हीं को जो है सैंक्शन किया जाता है। और ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं ताकि जो है जो एक ओपिनियन है मतलब जब उनके चुनाव में उसका लाभ हो सके, ऐसा कोई ठोस काम नहीं कराते हैं। तो ये बात करते हैं, चौथा रीज़न देते हैं। पांचवा रीज़न क्या देते हैं, पांचवा रीज़न वही मतलब कि उसमें कौन से लीगलिटी मतलब कौन से संवैधानिक और कौन से वैधानिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसकी बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1999 में, 2000 में, 2003 में, 4 में, 5 में और फिर अंत में 2010 में उन्होंने ऐसे बहुत सारे जजमेंट दिए थे। तो 2010 में उन्होंने इस स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब माना था कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो है क्या बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम नहीं है। तो इसमें कहा है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी डेटा था और जो भी इसके अकॉर्डिंग उसको जो है क्या बोलते हैं देख के जजमेंट देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा इसमें कितने लूप होल्स हैं और जो भी इसमें जो उसमें है अमाउंट को कितना क्या बोलते हैं अनयूटिलाइज किया गया है। तो ये है मतलब। और फिर आगे बात करते हैं, आगे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि इन्होंने कहा है कि एक झुग्गी झोपड़ी, एक जो झुग्गी झोपड़ी होती है आपकी जितने भी आपके स्लम एरियाज होते हैं, उसमें एक ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन था जहाँ पे एक फाउंटेन बनाया गया था उस एरिया में, और उस एरिया में वाटर की स्कैर्सिटी थी उसके बावजूद भी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, आप देख रहे हैं मतलब जहाँ पे जिस एरिया में पानी की सुविधा जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन आपके वहाँ फाउंटेन बना रहे हैं, और जो बनाए थे वो जो एमपी थे उनके रिलेटिव थे। मतलब आप जो हमने इसमें पहले रीज़न बात किया था तो उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसकी रेलेवेंस हमको कम दिखती है, और ये इसी के बिना आप कहते हैं कि ये जो स्कीम है ये अनडिज़ायरेबल है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो ये इसकी पूरी बात करते हैं इस आर्टिकल में, एमपी लैड स्कीम बंद करना चाहिए क्यों। और नेक्स्ट आर्टिकल आपके क्या है, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इस आर्टिकल 4 में क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि एफसीआई, पहले तो जानते हैं कि एफसीआई क्या है। तो एफसीआई फ्रेंड्स आपका 1964 में आया था, और क्यों कब आया था, जब आपका जो ग्रीन रिवोल्यूशन, जो आपका हरित क्रांति आई थी जिसमें गेहूं और चावल की फसलों का जो है बम्पर प्रोडक्शन हुआ था, जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी उसके इस्तेमाल से। तो उसी मतलब एक कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, मतलब सेल्फ मतलब कि जो भी इंडिया में लोग हैं उनको मतलब कि प्रॉपरली ग्रेन्स मिल सके, फूड ग्रेन्स मिल सके, और जो फार्मर्स हैं उनको उचित दाम मिल सके, और उसको स्टोरेज क्या बोलते हैं उसके प्रॉपरली हो सके, इसीलिए एफसीआई का निर्माण किया गया था। और ताकि जो और फिर हमने बात किया कि जो हमारे जो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था पहले से चल रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए भी क्या बोलते हैं एफसीआई का जो है निर्माण किया गया था। और उसके बाद क्या बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि क्या क्या इसमें इश्यूज़ जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या है कि इसमें इसको एक बता रहे हैं कि ये 1970s और 1980s में इसमें जो है काफ़ी इनएफिशिएंसी शो की गई थी, और मीन्स शो हुई थी, और जो पुअर स्टोरेज कंडीशन है वो भी हम जानते हैं, और काफ़ी जो इसमें क्या बोलते हैं पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए, और हमने देखा है कि इसको बाहर ही ऐसे स्टोर करके रख देते हैं टाट पट्टी लगा के, जिसमें चूहे भी जो है उसको खाते हैं। तो आगे इसमें वहाँ के एक चेयरमैन थे, उस
दशक में उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ रैट्स नहीं होते हैं, ह्यूमन रैट्स भी होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब था कि जो है इसमें कुछ जो भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो ना वो सिर्फ क्या बोलते हैं रैट्स और जो भी पेस्ट की बात की वही नहीं है, बल्कि जो एक मीन्स गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है उसका भी वो उसके उनके द्वारा भी जो है जो भी इसमें ग्रेन्स हैं उसका लॉस हो रहा है और उसमें इनफिशिएंसी दिख रही है। तो वो ह्यूमन रैट की बात किए थे। और अंत में अगर ये कहती हैं इसी उसको अगर क्या बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कि अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फूड करप्शन ऑफ इंडिया कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से इश्यूज़ हैं। और फिर आगे इसको अप्रेज भी करती हैं कि अभी इस समय जब कोविड-19 के परिवेश में जितने भी माइग्रेंट्स थे और जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है या पुअर सेक्शन है उनको केटर करने, उनको जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए पीडीएस के थ्रू जो है काफ़ी हद तक ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है बहुत ही अच्छा एक उम्दा काम किया हुआ है। लेकिन फिर भी इसमें स्टोरेज के इश्यूज़ जो है अराइज हुए हैं काफ़ी। और क्या है, और इन्हें बता रही है क्यों स्टोरेज के इशू होते हैं, क्योंकि एफसीआई के पास एक प्रोएक्टिव लिक्विडेशन पॉलिसी नहीं है। मतलब क्या है, मतलब जब स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर करना और उसको जो है फिर डिसबर्स करना पब्लिक में और फिर अलग अलग मीन्स जगहों पे, वो जो है उसकी एक वो पॉलिसी जो है रोबस्ट नहीं है एफसीआई की, इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम इशू जो है रेज होते हैं। आगे बात करती हैं कि एफसीआई को अगर इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है, तो वो कुछ उसमें सुझाव दे रही हैं। पहला सुझाव क्या दे रही हैं? पहला सुझाव दे रही हैं कि जैसे हम जानते हैं कि एफसीआई जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, जैसे जो भी गांव से एफसीआई में आते हैं, तो और जो मेनली आपके मीन्स अलग अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं या फिर उसी स्टेट में आते हैं, तो उसमें जो एफसीआई जो है काफ़ी जो हमारा रेलवे सिस्टम है उसी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि जो मतलब जो हमारा कहते मीन्स रोडवेज़ है उसका कम इस्तेमाल करता है। लेकिन कहने का मतलब है, मतलब उसमें आगे डेटा भी दे रही हैं कि जो 2019-20 में जो है हमने देखा कि जो ग्रेन्स जो मूव हुआ था स्टेट टू स्टेट या फिर स्टेट में ही, उसमें सिर्फ 24% सिर्फ रोडवेज़ का इस्तेमाल किया गया था। मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट है ज़्यादातर क्या बोलते हैं आपके रेलवे पे ही करते हैं डिपेंड। तो इससे अगर आप रोडवे पे भी डिपेंड करेंगे तो जो आपके रिमोट सेक्शंस में लोग हैं वहाँ पर तक भी जो है क्या बोलते हैं इसको पहुँचाया जा सकता है। तो इसकी बात करते हैं, पहला ये इशू रेज करती हैं। सेकंड इशू क्या रेज करती हैं? सेकंड इशू ये रेज करती हैं कि आपका बात करती हैं कि प्री पोजीशनिंग शिपमेंट, ये क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट में ये जो है ये स्ट्रेटजी जो है लाई गई थी। ये इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, कोई भी लोकेशन हो जहाँ पे ऐसा मतलब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, वहाँ पे ये जो ग्रेन्स को स्टोर करना, मतलब वहाँ पे एफसीआई की जो है बिल्डिंग्स को जो है बनाया जाए, वहाँ पे स्टोर किया जाए, ताकि जो भी आपके मतलब जहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ हो वहाँ पे, ताकि जो आपके पंचायत लेवल पे और जो ब्लॉक लेवल पे इसका जो है फुल यूटिलाइजेशन हो सके। क्योंकि अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, ज़्यादा स्टोरेज प्रॉब्लम आ रही है, अगर वहाँ पे उसको स्टोर करेंगे तो उसमें उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे आगे कि क्या क्या है इसके आगे क्या क्या जो है इसमें वो हैं। और फिर नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, थर्ड क्या बता रही हैं? थर्ड बता रही हैं कि सरकार को पीडीएस और जो अभी पीएम गरीब कल्याण योजना जो है सरकार लाई, इसके थ्रू सबको जो है ये ग्रेन्स और ये बांट रहे हैं, तो उसके बियॉन्ड भी देखना चाहिए। और क्या देखना चाहिए बता रहे हैं? कह रहे हैं कि सरकार को जो है जो एलोकेशन होता है इसमें, उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मतलब कि उससे थोड़ा ज़्यादा एलोकेट करें, उस पर सारा बर्डन स्टेट पे ना डालें, क्योंकि स्टेट ऑलरेडी जो है अभी प्रेशर में है इस समय और हमेशा से उनके ऊपर क्या बोलते हैं फिजिकल कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पैसे देती है, जो हमारी मेनली लोकल गवर्नमेंट है उनको, तो उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड मिलेगी। और क्या मिलेगी आगे कि ताकि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट हैं जो पीडीएस के थ्रू जो है नहीं कवर हो पाते हैं, जो आपके वल्नरेबल हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको भी ग्रेन प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब कुछ भी जो भी प्राइस क्या बोलते हैं उससे प्रोवाइड पे, ताकि मतलब कि एक यूनिवर्सल फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो सके। और क्या बात करती हैं आगे कि जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो आपके एसएचजीज होते हैं,
और क्या बोलते हैं, जो भी आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत काम करते हैं, उनके माध्यम से जो एक लास्ट माइल फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, उनके थ्रू अगर इसको जो है इस्तेमाल किया जाए, सरकार इस्तेमाल करे, तो काफ़ी हद तक जो है जो भी ये एक मिस हम बात करते हैं यूनिवर्सल फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको केटर किया जा सकता है। चौथा क्या बात करती हैं, क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? चौथा बात करती हैं कि जो हमारा FCI है वो जो है, हाँ, तो बात करती हैं कि FCI हमेशा जो है एक स्ट्रेटजी अपनाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी। ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये होता है कि जो पहले ग्रेन आएगा उसी का इस्तेमाल होगा, मतलब कि वो पहले इस्तेमाल होगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में इस्तेमाल होगा। तो अगर इस पॉलिसी को सरकार जो है गिव अप कर देती है अगर, और इससे काफ़ी टाइम बचेगा, इससे काफ़ी वो होगा, क्योंकि जो आपके पहले जो नए आ रहे हैं, अगर उनको वहीं पे जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है लोकल एरिया में ही अगर उसको जो है स्टोर किया जाएगा, तो जो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट है, उसका भी इस्तेमाल उसको कम किया जा सकता है। तो जो ये फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट की पॉलिसी है, इसको FCI को गिव अप करना चाहिए। पांचवा क्या ऑप्शन दे रही हैं? पांचवा ऑप्शन दे रही हैं कि जो आपका FCI है वो जो है जितने भी आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे कोलैबोरेट करके जो अदर इसेंशियल आइटम्स हैं, जो भी जैसे आपके हॉर्टिकल्चर हो गए या जो आपके पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर आइटम कौन से होते हैं? जैसे आपका फ्रूट वेजिटेबल हो गया, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो भी होता है, ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए जो भी जैसे यूज़ होता है, फूल वगैरह हो गया, उसको हो गया, तो वो उन सबको जो आपके फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे उनके कोलैबोरेशंस से उनको ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं और उसको स्टोर कर सकती हैं और उनको उचित दाम दे सकती हैं। तो ये बता रही हैं, पांचवा आपका जो है दे रही सुझाव कि कैसे FCI को जो है और रोबस्ट बनाया जा सकता है। पांचवा, और फिर अंत में जो है ये 2 इश्यूज़ को रेज करती हैं। पहला इशू क्या रेज करती हैं? पहला इशू रेज करती हैं कि जो कॉस्ट का इशू है, फूड सब्सिडी जो सरकार देती है उससे, और जो एक कॉस्ट है, तो इसमें एक डेटा बता रही है कि 2001 से 2016 तक जो है जो 60% कॉस्ट था FCI का। कॉस्ट में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ, जिससे आपका एक्विजिशन हो गया, मतलब किस तरह मीन्स फार्मर से एक्वायर करना, फिर उसको प्रोक्योर करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये इन सब, और फिर उसको जो है क्या बोलते हैं स्टोर करके रखना अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं जो भी आइटम्स हैं उनको। तो इन सभी का जो कॉस्ट है वो 60% तक आपका 2001-2016 में आया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहा है FCI को। तो उससे क्या होगा, जो भी एक जो घाटा है, जो एक डेट है बना हुआ है काफ़ी जो है एक, तो वो काफ़ी मतलब कि हर साल साल दर साल जो है बढ़ता जा रहा है, और अभी क्या बोलते हैं 2020 मार्च में 2.55 लाख करोड़ रुपीस का जो है डेट हमारे FCI पे ऊपर है। और सेकंड इशू क्या रेज करती हैं FCI से रिलेटेड, कि जो आपका जो आपके सब्सिडाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस, एक सब्सिडाइज प्राइस पे जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इससे जो लोकल फार्मर्स हैं उनके वो डिस्करेज होते हैं, उनका जो प्राइस होता है, लोकल प्राइस होते हैं, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि और एक डंपिंग का भी इशू होता है, क्योंकि अगर आप जो है सब्सिडाइज, मान लीजिए फूड आपका मेनली जो चावल और गेहूँ ही जो है फूड जो आपका PDS के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो आपके फार्मर्स होंगे वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगे, और कोई जो हमारे मीन्स क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उसका डंपिंग ज़्यादा होती है, इससे स्टोरेज का इशू और क्या बोलते हैं बढ़ जाता है। तो ये इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि सरकार इस पर ध्यान देना शुरू भी की है। जैसे आपका जो भी ये मीन्स आधार बेस्ड हो गया आपका, जो आपका जैम आपका जो हो गया जनधन, और आपका आधार, और जो ये आपका मोबाइल के थ्रू जो है सरकार बांट रही है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, वो उससे जो है काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करने की एक पहल की है सरकार ने। आगे क्या बात करती हैं, आगे 2015 में शांता कुमार की कमेटी ने बताया था कि FCI को एज अ इनोवेशन इंस्टीट्यूशन यूज़ किया जाए, ना कि सिर्फ प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 2015 में शांता कुमार कमेटी आई थी, उसी के उन्होंने जो है ये रिकमेंडेशन दिया था। अंत में कहती हैं कि जो इसका रेलेवेंस है FCI का वो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि इतने जो कमियाँ हैं और जो हमने बात की पहले, तो इसका रेलेवेंस कम, क्योंकि अभी हमने देखा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, और हमारे कंट्री में बहुत पुअर हैं लोग हैं, तो उनको केटर करने को, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए FCI का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही। तो इसको जो है आगे रोबस्ट बनाया जाए, उसमें और सारे इनोवेट किए लाए जाएँ, ना कि इसको जो है ऐसे जो है जो भी इसमें इश्यूज़ हैं उसको
रहने दिया जाए। और नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका वे आउट ऑफ पैंडमिक। ये इसमें क्या बात करते हैं, इसमें तो पहले तो हम जान लेते हैं, बात करते हैं कि इंडिया अभी कैच 22 सिचुएशन के बीच में जो है फंसा हुआ है। तो कैच 22 सिचुएशन क्या होती है फ्रेंड्स, कैच 22 सिचुएशन होती है एक डिलेमा की सिचुएशन, कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन। इसको अगर आप आसान भाषा समझें तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे आपको पैसे चाहिए पैसे बनाने के लिए, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन की हुई ना सिचुएशन। तो इसको ऐसे समझिए, मतलब कि आपको पैसे चाहिए, आपको कोई भी स्कूल खोलना है मान लीजिए, तो आपको पैसे चाहिए स्कूल खोलने के लिए, फिर उससे आप पैसे बना सकते हैं। तो पहले तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन, ये एक डिलेमा की सिचुएशन, मतलब पहले पैसे तो कैसे आए, पहले ये इसकी बात कर रहे हैं आपका कैच 22 सिचुएशन। तो इंडिया अभी इसमें फंसा हुआ है और कोविड-19 से क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस तीनों जो है क्या बोलते हैं, मतलब कि आई है। कैसे, ये जान लेते हैं। हमने देखा क्या बोलते हैं फूड जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह है, और क्या बात करते हैं कि फूड क्राइसिस किस तरह है। जैसे कि हम जानते हैं सोइंग सीज़न भी शुरू हो गया है, और मीन्स हार्वेस्टिंग सीज़न भी जो है काफ़ी जो है चल रहा है। तो इससे जो लोग आ रहे हैं फार्मर्स, अगर वो इकट्ठा होंगे तो वो काफ़ी मतलब उनके मन में डर है कि जो है काफ़ी उनको जो है कोई एक कोविड-19 हो सकता है। तो इससे जो हमारा हार्वेस्टिंग है वो प्रभावित होगा। और जो आपके इंडस्ट्री हैं, अब जो आपके जो मेन जो आपके प्रायोरिटी बेस जो आपके एसेंशियल गुड प्रोडक्ट करते हैं वो उसमें जो इंडस्ट्री वर्कर हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा, अगर वो आएंगे फिर से इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका हेल्थ क्राइसिस है। और अगर वो नहीं काम करेंगे तो जो आपका जो है जो हमारे किसान अगर वो हार्वेस्ट करने नहीं आएंगे तो फूड क्राइसिस डेवलप होगा, और फूड क्राइसिस डेवलप होगा तो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो ये आपका लिंकेज जो है क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं कोविड-19 से किस तरह हुआ है। तो इसमें बात करते हैं कि पॉसिबल वे आउट होना चाहिए। तो पहला तो हम जानते हैं कि अगर वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन डेवलप हो जाए तो उससे काफ़ी हद तक जो है राहत मिल सकती है, लेकिन उसको आने में कम से कम 18 महीने मिनिमम लगेंगे किसी भी वैक्सीन को आने में मार्केट में या सप्लाई चेन में। तो अभी क्या करना चाहिए सरकार को कि जो आपके इसेंशियल और प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको ओपन करना चाहिए धीरे धीरे। और क्या बोलते हैं जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं उसको क्या बोलते हैं रैंप अप, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको भी काफ़ी हद तक जो है राहत मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कई इश्यूज़ रेस किए हैं। हमारे एम्स के डॉक्टर ने भी जो है कुछ इशूज़ रेस किया था, और जो भी अलग अलग डॉक्टर्स हैं वो रेस कर रहे हैं कि उनके यहाँ कमी है। और तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे प्रायोरिटी और जो इसेंशियल में सर्विसेज के सेक्टर्स हैं उनको जो है कैटर किया जा सकता है, ताकि वो एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और जो एक खतरा है ट्रांसमिशन का वो कम किया जा सकता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से जो है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इसमें आपका मास्क हो गया, हेड गियर हो गया, जो आपका एप्रन पहनते हैं वो हो गया, जो आपके शूज़ होता है नीचे कपड़े वाला वो हो गया। तो ये सब आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है। तो आगे बात करते हैं कि बेनिफिट, मतलब क्या बेनिफिट हैं आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के से जो है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव अगर इक्विपमेंट होगा तो पहला तो क्या होगा, इससे जो एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है लोगों को वो होगी जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, और एक सेफ एम्प्लॉयमेंट जो है क्या बोलते हैं आपका जनरेट होगी। जो भी आपके अलग अलग सेक्टर हैं, प्रायोरिटी सेक्टर हैं, एसेंशियल सेक्टर हैं, उसमें जो है वो वहाँ भी जैसे जो पीपीई बनाएंगे वहाँ पे तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ही, लेकिन जो उस पीपीई के इस्तेमाल से अलग अलग जो भी आपके सेक्टर हैं, जो भी मान लीजिए कोई भी हेल्थ इक्विपमेंट बना रहा है वो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, तो वो भी डेवलप वहाँ भी होगा एम्प्लॉयमेंट। और जो भी आपके एसेंशियल हेल्थ हो गए, जो आपके एग्रीकल्चर हो गए, जो आपके अलग अलग जो भी प्रायोरिटी जो फूड मेनली सेक्टर हैं वहाँ भी जो है काफ़ी उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट है कि आपके जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हमने बात की उसमें उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं उससे। तो इसके दो बेनिफिट बता रहे हैं। और फिर बात कर रहे हैं कि ये कैसे किस तरह जो है पब्लिक जो आपका पीपीई है इसको किस तरह प्रोड्यूस किया जाए। इसको जो आपके पब्लिक सेक्टर हैं वो भी और जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं उनके दोनों को जो है प्रॉपरली सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है उनको जो है वो जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें। और क्या बात कर रहे हैं, बजाय सिर्फ और सिर्फ यही क्या बोलते हैं पीपीई को ही जो है ना प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि सारे सेक्टर जो है पीपीई और जो आपका इसेंशियल सर्विसेज है उसमें नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि जो आपके अलग अलग सेक्टर हैं उनमें उनको जो आपके मेनली जो आपके जो है जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनको जो है इन काइंड और इन कैश
क्या बोलते हैं सरकार सहायता दे, मतलब कुछ ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करे और कैश मतलब कि मेनली कैश डिसबर्स करे उनके अकाउंट में। तो इसकी बात करते हैं। आगे बात करते हैं अगर जो ये पीपीई से जुड़े हुए जो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि पीपीई बनेगा तो फिर जो भी है तो उसको आगे झुटलाते हुए उसमें कुछ उसको अलग उसमें कुछ सपोर्ट करते हुए उसका कुछ रीज़न देते हैं कि पहला तो लोग बात करते हैं कि जो अगर पीपी बनेगा तो लॉन्ग टर्म में वेस्टेज होगा तो उसका वो बात करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म में इसका जो है ये अनयूज़ नहीं होगा, तो इसका जो है लॉस नहीं होगा पहला। और दूसरा क्या बात करते हैं कि इसको इस्टेब्लिश करने में के लिए जो है कोई ऐसा ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक ज़्यादा जैसे हमारे अलग इंडस्ट्री हो गई उसमें अगर उसको शुरू करना है तो ज़्यादा कैपिटल की होती है आवश्यकता, तो पीपीई को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता भी नहीं है, तो इसको शुरू किया जाता है, मतलब ये फीजिबल है और ये जो है इकोनॉमिकल भी है। आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगर जो है आप बात कर रहे हैं इसेंशियल और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको ओपन करने की, तो क्यों ना पूरे इसे पीपीई के माध्यम से जो सबको प्रोवाइड करके जो हमारे और भी इकोनॉमी है उसको जो है ओपन किया जाए। तो बात करते हैं कि नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने देखा जो भी हमारे मेनली जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, जो आपके बड़े बड़े सेक्टर हैं उसको बंद करने से हमने देखा जो हमारे इन्वायरमेंट में है में काफ़ी हद तक जो है सुधार आया है। तो ये ज़रूरी नहीं है उनको भी बंद ही किया जाए तो ही बेहतर है, ताकि जो इन्वायरमेंट सुधार हो रहे हैं वो होते रहें। और क्या बात कर रहे हैं कि और जो उससे क्या बोलते हैं अभी इस समय उनके प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, अभी उनकी मीन्स प्रॉफिट है उनको कैटर करने के बजाय जो हमारे और भी चीज़ें हैं इसेंशियल चीज़ें हैं उसको कैटर करने की आवश्यकता है। और जो उस इंडस्ट्री में जो भी मान लीजिए उस इंडस्ट्री में जुड़े हुए वर्कर्स हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे मीन्स अलाउंस उसको सरकार दे के उनको जो है कैटर कर सकती है इस समय। तो ये पूरी बात करते हैं इसकी। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक यू।